हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12, द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज लेंसेज विद डिफरेंट मीडिया ऑन बोथ साइड्स। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूले में क्या था कि मैंने लेंस के दोनों साइड जो मीडियम थे उनको सेम मान लिया था, इधर μ1 इधर भी μ1 और लेंस का खुद का μ2। तो वो आपका फॉर्मूला पिछली बार जो आया था 1/f = μ2/μ1 - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1/r1 - 1/r2। ठीक है। लेकिन अगर लेंस जो है उसके दोनों तरफ मीडियम सेम ना हो तो फिर उसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है वैलिड, तो फिर दूसरा फॉर्मूला किस प्रकार से हम लगाएंगे वो आपको समझना है। ठीक है। तो कंपटीशन में इसी टॉपिक पर ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, जो आसान होगा उस पर न्यूमेरिकल पूछे नहीं जाते। तो चलिए भाई देखते हैं किस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा अब अगर दोनों तरफ मीडियम सेम नहीं है लेंस के। तो हेडिंग आपने नोट कर ली होगी। तो चलिए लेंस की बात कर लेते हैं। अगर मैं लेंस की बात करूं तो थिन लेंस के लिए ही करना है अपने को। ठीक है भाई। तो इसको मैंने मान लिया μ2, इसको मान लिया μ1, इसको मान लिया μ3। तो लेंस के एक तरफ μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तरफ μ3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां का जो मीडियम है और यहां का जो मीडियम है वो डिफरेंट है इस बार। ठीक है। लेंस के बोथ साइड जो मीडियम्स हैं वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो हम फॉर्मूले को किस प्रकार से यूज करेंगे, जो लेंस मेकर फॉर्मूला उसका हम किस प्रकार से यूज करेंगे। तो इस बार हम लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज कर ही नहीं सकते, वैलिड ही नहीं है इसके लिए। ठीक है। तो यहां पर जो लेंस मेकर फॉर्मूला इज नॉट वैलिड इन दिस केस। द लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज नॉट वैलिड इन दिस केस। क्लियर होगी बात। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप करोगे डिफरेंट सरफेस से, मतलब इस सरफेस से अलग रिफ्रैक्शन और इस सरफेस से अलग रिफ्रैक्शन, फिर दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जो अपना आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। जो फर्स्ट सरफेस है इसका नाम रख लेते हैं H1 और इसका नाम रख लेते हैं H2। एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट मैंने ले ली O। ठीक है। पहले तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर आपका सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा और फिर फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो फर्स्ट सरफेस से आप दो लाइट की रेज लोगे, एग्जैक्टली ऐसे हमने पिछली बार ली थी ये। अब फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा वो इधर कहीं रहेगा C1। यहां से आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे। ठीक है। और जो लाइट की रह चुकी रेयर से डेंसर में जा रही है तो हल्का सा नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, है ना। अब जो लाइट की रेज है फॉर सेकेंड सरफेस इंसिडेंट वो ये दोनों है। देखिए इस वाली रे का तो कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, पाथ नहीं होगा चेंज, रिफ्रैक्शन तो होगा क्योंकि 90 पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने का मतलब 90 पे आ रही है, सीधी निकल जाएगी और एक वो हल्का सा मुड़ गई है। अब ये दोनों जो रेज हैं acts as incident rays for second surface। तो सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रेज का काम करती हैं, जहां पर ये मिलेंगी वहीं पर ऑब्जेक्ट होगी, फॉर सेकंड सरफेस पे दोबारा इमेज बनाएगा। तो अब यहां पर मान लेते हैं C2 और इसको हम अगर ऐसे बना देते हैं वापस से नॉर्मल, है ना, तो फाइनली ये भी और मुड़ जाएगी। क्यों कि आप डेंसर से रेयर में जाएंगी, नॉर्मल से और दूर हटेंगी, तो हल्का सा मुड़ के यहाँ पे कहीं इमेज बनाएंगे, ये तो सीधी निकलेगी। तो फाइनल इमेज आपकी इस तरह से बनेगी, आएगी, है ना। दो बार रिफ्रैक्शन दिखाना है, एक बार यहां पे हल्का सा, फिर और नीचे आएंगी, फाइनली जो रेज है वो। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आपकी फाइनल इमेज बनेगी। तो आपका दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार सरफेस 1 पर, एक बार सरफेस 2 पर। सरफेस 2 के लिए इधर μ2 है, इधर μ3 है, इसके लिए इधर μ1 इधर μ2 है। डेंसर मीडियम जो है वो आपको हमेशा मानना है इसको, लेंस वाले को हम मानेंगे यहां पर डेंसर मीडियम। क्लियर होगी बात। डेंसर से रेयर और रेयर से डेंसर के लिए आपको मानना भी पड़ेगा कि μ2 जो है वो μ1 से बड़ा है और μ2 जो है μ3 से भी बड़ा है। μ3 μ1 में कौन बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका μ2 को पता होना चाहिए, क्योंकि हम बोलेंगे भाई डेंसर से रेयर में जा रही है कि रेयर से डेंसर में जा रही है। देखिए यहां से हम बोलेंगे भाई μ1 छोटा है, अगर शर्त लिख देता हूं यहाँ पर
म्यू2 जो है वो आपका बड़ा है म्यू1 से, और जो म्यू2 है वो बड़ा है म्यू3 से भी। ये दो कंडीशन आपको दे रखी है। तो इस सरफेस पे हम सीधे बोल सकते हैं कि रेयर से डेंसर में जा रहा है ना। और आपका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, वहां पर जो म्यू2 होता है उसको हम मानते हैं डेंसर, है ना। तो और इसके बाद डेंसर से वापस रेयर में जा रहा है, तो डेंसर से रेयर में फॉर्मूला बदल जाएगा, बस म्यू1 को म्यू3 लिख दिया गया इसमें। क्लियर होगी बात? चलिए, तो अब देखते हैं फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, हाँ ये अगर उल्टा दे रखा हो, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा हो कि म्यू2 छोटा है म्यू3 से, तो फिर रेयर से डेंसर वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसका उल्टा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जरूर दिया होता है क्वेश्चन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी प्रकार से आपको फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे। जो शर्त मैंने लिखी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट सरफेस S1, अगर S1 से हम देखते हैं तो लेंस को हमेशा डेंसर मानते हुए हम करते हैं इसको, जो लेंस है उसको डेंसर मानते हुए तो करते हैं। अगर उल्टा हुआ तो फॉर्मूला बदल देंगे, रेयर से डेंसर वाला कर देंगे। अभी डेंसर से रेयर में जाएंगे सरफेस 2 से, और सरफेस 1 से रेयर से डेंसर में आएंगी। यहां से रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, रेयर से डेंसर के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास म्यू2 बाई वी, म्यू2 बाई वी। तो अब देखिए इसकी जो इमेज बनती वो यहां कहीं बनती है ऐसे, है ना, वो हो जाएगा V1 मान लेते हैं उसे, है ना। ये आपका मान लेते हैं हम U, और जो फाइनल इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं V। तो फॉर फर्स्ट सरफेस जो V1 है वो इमेज है, जो U है वो ऑब्जेक्ट है। तो म्यू2 अपॉन V1 माइनस म्यू1 अपॉन U इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R1। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं फॉर सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो डेंसर टू रेयर होगा। डेंसर से रेयर में होता है तो बाद वाला पहले आता है, मतलब जो भी आता है वो ये हो गया ना डेंसर, ये हो गया रेयर। तो डेंसर से में जब रेयर, डेंसर से जब रेयर में लाइट जाती है तो ये वाला ऊपर लिखाता है V के, तो म्यू3 बाई वी। V क्या रहेगा इसका, V रहेगा तो V रहेगा सेकेंड सरफेस के लिए। फॉर सेकेंड सरफेस जो इमेज है वो तो V डिस्टेंस पर, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो V1 डिस्टेंस पर है। भाई यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो I1 एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O है और जो इमेज है वो I1 है, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट रहेगी वो I1 रहेगी, क्योंकि उसके पास जो रेस आती हैं इंसिडेंट वो इसी पॉइंट पर मिलती हैं। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रेस मिलती हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। तो फॉर सेकंड सरफेस I1 एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट एंड I एक्ट्स एज एन इमेज। तो इमेज तो V हो गई माइनस म्यू2, है ना। डेंसर से में तो फॉर्मूला ये रहेगा म्यू2 और अपॉन में क्या आ जाएगा V1, क्योंकि इसकी जो U है वो किसके बराबर है इस केस में, जो U है वो तो V1 के बराबर है, क्योंकि I1 एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट। इधर क्या आ जाएगा भैया म्यू3 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय आ गया R2, डिवाइडेड बाय क्या आ गया भैया R2। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड हो गई। इस तरह से इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो वही फाइनल फॉर्मूला होगा आपके पास, ठीक है। ये शर्त है, ध्यान रखना इसका। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, म्यू2 बाई V1 और म्यू2 बाई V1 तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहां पर जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू3 बाई V माइनस म्यू1 बाई U इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R1 प्लस म्यू3 माइनस म्यू2 बाई R2। इनमें आप बाद में साइन रख दोगे सभी चीजों के, U V और जितने भी चीजें आपने ले रखी, ठीक है।
तो इस तरह से आपका ये फाइनल फॉर्मूला बनता है। जब अलग अलग सरफेस आपको दे रखी हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। अब इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, या फिर अलग अलग सरफेस से भी आप रिफ्रैक्शन के थ्रू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर वही आने वाला है। ठीक है, या आप सीधे फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर होगी बात? चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। अच्छा, मान लीजिए ऐसा दिया होता कि जो μ3 है वो μ2 से बड़ा है। μ3 जो है वो μ2 से क्या है, बड़ा है। तो μ3 अगर μ2 से बड़ा होता तब भी आपका फॉर्मूला तो यही रहता। क्यों? तब रेयर से डेंसर में जाती लाइट की रे, रेयर से डेंसर में। तो रेयर से डेंसर में जब जाती है तो डेंसर मीडियम को ऊपर लिखते हैं V के हमेशा। यहां पर ये फॉर्मूला बन जाता। क्या बन जाता उस केस में? μ3/V माइनस μ2/V1 रहता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अरे इधर मान लेते ये इधर सरफेस है कर्व, तो जो कर्व सरफेस होती है उसके एक तरफ मानते हैं डेंसर और एक तरफ मानते हैं रेयर, है ना। तो रेयर से डेंसर में जब लाइट गिर जाती है तो डेंसर वाले को लिखते हैं V के ऊपर, है ना। तो μ3/V आता। और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो फिर रेयर वाले को लिखते हैं ऊपर, उल्टा करते हैं V के ऊपर। डेंसर से रेयर में लाइट की जाएगी तो V के ऊपर लिखता है रेयर वाला मीडियम, और रेयर से डेंसर में जाती है तो V के ऊपर आता है डेंसर मीडियम। दोनों केस में फॉर्मूला आपका सेम ही रहता, अलग नहीं रहता। फॉर्मूला आपका दोनों ही केसेस में सेम ही रहता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं भैया। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक से पहले इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है भाई। चलिए तो न्यूमेरिकल जो आएंगे वो इसी टॉपिक पर आएंगे जो मैंने अभी करवा दिया। लेंस मेकर फॉर्मूले पे तो बहुत इजी से न्यूमेरिकल बनते हैं, उनको आप इजीली कर सकते हो। एक ही फॉर्मूला है, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो अब देखते हैं एक आध दो बढ़िया से न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके एक तरफ μ1, इसके एक तरफ μ2 और इसके एक तरफ μ3 आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आपको बतानी है μ1, μ2 और μ3 के बीच क्या रिलेशन है जिसके लिए जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करे। व्हाट इज कंडीशन फॉर so that lens behaves as an डाइवर्जिंग लेंस। लेंस जो है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करे, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? इन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का जो रिलेशन है आपस में किस तरह से होना चाहिए। What is the conditions for refractive indices लिख देते ज्यादा बढ़िया रहता। What is the conditions for refractive indices so that lens behaves as an diverging lens। तो μ1, μ2 और μ3 के बीच आपको एक रिलेशन निकालना है जिसके लिए डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। चलिए भैया तो करते हैं सॉल्व फटाफट। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। अभी तो हमने इसका फॉर्मूला निकाला था, बस हम क्या करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कब करेंगे। पहले आप ये देखो, मान लीजिए आपकी पैरेलल लाइट की रेज आ रही हैं और ये बाहर इस तरह से फैल जाए तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। अब जब डाइवर्जिंग होगा लेंस तो पहले आप ये देखो V किधर बनेगी। अरे फाइनली लेंस जो है वो डाइवर्ज कर रहा है लाइट की रेज, डाइवर्ज करने के बाद तो पीछे मिलेंगे ना लेंस के। तो अगर लाइट की रेज पीछे मिलती है तो V मस्ट बी नेगेटिव। V क्या होना चाहिए, यही तो बनेगी इमेज। तो यहां पर V क्या है, V नेगेटिव। ये तो बात होगी। V जो है आपका वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए, है ना।
v निगेटिव होना चाहिए, कंफर्म बात। डाइवर्स का मतलब बाहर, बाहर का मतलब पीछे आएंगे, तो पीछे आएंगे तो v निगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। लेंस के इस तरफ बनेगी जब इमेज, तो v निगेटिव आएगा, तभी डाइवर्स। कन्वर्स का मतलब इस तरफ बनती। लेंस अगर इमेज को कन्वर्ट्स करेगा तो रियल इमेज बनेगी, डाइवर्स करेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। लेंस के लिए वर्चुअल हमेशा माइनस में आती है और रियल हमेशा प्लस में आती है। मिरर में उल्टा होता है। मिरर में जो वर्चुअल इमेज होती है वो प्लस में आती है, रियल माइनस में आती है। यहाँ पर रियल प्लस में आती है और वर्चुअल माइनस में आती है लेंस वाले केस में। अभी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अगर आइदर साइड डिफरेंट डिफरेंट मीडियम हो लेंस के, तो फिर उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, μ3 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u, μ2 नहीं सॉरी μ1 है ना, μ1 अपॉन u इज इक्वल टू क्या आएगा भैया, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक तो μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई r2। ये तो फॉर्मूला था जो वैलिड था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r दे रखा है। जो r1 r2 है बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों तरफ के जो रेडियस है वो सेम है क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं। r1 r2 और r क्वेश्चन में क्या थे, सेम थे, गिवन इन क्वेश्चन था ये। इसको बोला गया था इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है क्वेश्चन में। कौन सा लेंस है भैया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो उस केस में ये आ जाएगा, है कि नहीं। अब आप देखिए u क्या है, u जैसा मैंने फिगर बनाया है उसके लिए u कैसा है, इनफाइनाइट है ना। u क्या है भैया, माइनस इनफाइनाइट। तो अगर u को हम माइनस इनफाइनाइट रख दें तो μ3 अपॉन v माइनस 0 इज इक्वल टू बच जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई r। r1 तो प्लस r में ही आएगा। r1 देखो यहां से r1 कैसा आ जाएगा भैया, प्लस r में आ जाएगा। फॉर्मूले में साइन रखते हैं बाद में, तो r2 की वैल्यू, r1 की वैल्यू तो प्लस r आएगी इस तरफ है, लेकिन जो r2 आएगा आपके पास वो कैसा आएगा, माइनस r, क्योंकि वो इस तरफ है ना। साइन कन्वेंशन है तो वैल्यू वैल्यू मोड ऑफ r1 ऐसे बोलते हैं। ये r के बराबर थी, पर चूंकि r2 इस तरफ आएगा तो माइनस में, r1 इस तरफ आएगा तो प्लस में। साइन कन्वेंशन रखे थे, बाद में आपको वैल्यू रखनी पड़ती है, यहाँ पे बाद में आपको वैल्यू रखनी पड़ती है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां से आ गया μ3 अपॉन v, नेगेटिव रखूंगा मैं भी, घबराना मत, भी तो नेगेटिव नहीं रखा आपने, रखूंगा इसको नीचे रखूंगा अलग से। तो μ3 अपॉन v कैसा आया, μ2 माइनस μ1 बाई r माइनस μ3, ये तो प्लस था, माइनस अब आएगा ना, माइनस μ3 बाई μ2 बाई r हो गया, इस तरह से हो गया। ये प्लस था, माइनस आके यहाँ पे माइनस बन गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बोलेंगे फॉर लेंस बिहेव्स डाइवर्जिंग लेंस v मस्ट बी नेगेटिव। तो v अगर नेगेटिव हुआ, एज v इज नेगेटिव, हेंस जो μ3 बाई v है ये भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो μ3 बाई v क्या है भैया, लेस देन 0 है। अरे नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0 ना, तो μ3 अपॉन v क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। अब μ3 अपॉन v अगर लेस देन 0 होगी तो μ3 अपॉन v इसके बराबर था, मतलब ये पूरी चीज लेस देन 0 आएगी। आई कि नहीं आएगी भाई। तो हेंस फ्रॉम फर्स्ट अगर हम करें, हेंस फ्रॉम फर्स्ट अगर हम करते हैं तो उस केस में आ जाएगा आपके पास μ2 माइनस μ1 बाई r माइनस μ3 माइनस μ2 बाई r इज लेस देन 0। इसको तो ट्रांसफर कर लेते हैं, तो μ2 माइनस μ1 बाई r इज इक्वल टू हो जाएगा μ3 माइनस μ2 बाई r से r हो जाएगा कैंसल, r से r क्या हो जाएगा भैया, कैंसल। तो यहां से आपके पास हो जाएगा ये 2μ2 इज लेस देन μ1 प्लस μ3। ये वो कंडीशन है जिसके लिए लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। लेंस किस तरह से बिहेव करेगा, एज ए डाइवर्जिंग लेंस। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बाकी आप फिर खुद तो कर ही लोगे सॉल्व, छोटे मोटे क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए आप ध्यान से जरा। इसमें क्या है, आपके पास एक दे रखी है, यहां पर स्लैब है, ठीक है, मान लीजिए ग्लास स्लैब है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपको दे रखा है 4/3। तो पानी मान सकते हैं, यहां पर एक खाली ट्यूब है, उसमें पानी भरा हुआ है। ग्लास की एक अपने पास क्यूब है और उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, क्यूब है क्यूबाइड जो भी मानना है। इसके आगे आपके पास एक लेंस दे रखा है, इस तरह से। ये आपके पास लेंस है और ये लेंस कौन सा हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। लेंस कैसे दे रखा है भैया, क्योंकि इसके एक तरफ प्लेन है, एक तरफ प्लेन है और एक तरफ कर्व सरफेस है ना। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है आपका। इसका जो म्यू दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 3/2, ठीक है। इसको म्यू 2 मान लेते हैं ना, और क्या, ये म्यू 3 मान लेते हैं। और इधर आपकी एयर है, म्यू 1 आपका 1 के बराबर है क्योंकि एयर है इस तरफ। अब यहां पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखी है O, जो कि x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द प्लेनो कॉन्वेक्स, मतलब इस पोल से, यानी इसके ऑप्टिकल सेंटर से थिन ही मान लो, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेंस से आप x डिस्टेंस पर मान सकते हो। एक तरह से लेंस थिन है तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है आपको x, ठीक है। आपको बताना है कि इस x की वैल्यू क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that final image is formed at infinity। ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। क्वेश्चन एक बार मैं वापस समझा दूं आपको। एक आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके बाद एक ग्लास स्लैब मान लीजिए, चाहे वाटर की स्लैब, मतलब इसमें पानी भरा हुआ है, जिसका म्यू जो है 4/3 है। यहाँ पर अलग मीडियम है और इधर अलग मीडियम है लेंस के। तो लेंस के एक तरफ अलग मीडियम और एक तरफ अलग मीडियम है। और जो कर्व्ड सरफेस है, इसकी जो रेडियस दे रखी है आपको, इस कर्व्ड सरफेस की रेडियस भी दे रखी है क्वेश्चन में r, और उसकी वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। साइन आप बाद में खुद लगा लोगे। और एक तरफ तो प्लेन है, तो प्लेन जो सरफेस होती है उसकी रेडियस होती है इनफिनाइट। अगर एक तरफ से ही कर्व हो लेंस में, एक तरफ प्लेन हो, तो प्लेन सरफेस की इनफिनाइट होती है रेडियस। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से अपने पास सब कुछ दे रखा है। ऑब्जेक्ट ओ रख दिया मैंने x दूरी पर फ्रॉम द लेंस। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या है, सच दैट जो फाइनल इमेज बनेगी वो इनफिनाइट पर बने। चलिए कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब आप इस कंडीशन को आप इस तरह से समझ सकते हो। आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है आपके पास, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। मेरी बात ध्यान सुनिए। अब इस तरफ जो मीडियम है वो μ3 है, जो कि 4/3 है। इस तरफ जो मीडियम है वो μ1 है, और ये बीच में जो मीडियम है वो μ2 है। ये तो है कंडीशन। अरे इस शेप से क्या मतलब भाई, आपको इस तरफ जो मीडियम है वो क्या है, 4/3 है। अब अगर कोई रेज यहां से पैरेलल हो जाए, फिगर कुछ इस तरह से बनाइए आप, मेरी बात ध्यान सुनिए। ऐसे हो जाए पैरेलल, है ना। तो ये रेज अगर यहां से हो गई पैरेलल, तो इसके बाद तो 90 पे, भाई तो प्लेन सरफेस ही तो है, तो यहां पे कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो इमेज इनफिनिट पे जाके बनेगी। इसके बाद ये अगर कर्व होती तो फिर प्रॉब्लम वाली बात थी, क्योंकि यहाँ अगर पैरेलल रेज आती भी तो यहाँ से फिर मुड़ती वापस हो, तो दोबारा करना पड़ता। अब अगर यहाँ से पैरेलल रेज आएंगी तो इसके बाद तो पैरेलल ही जाएंगे, क्यों, 90 पे आके टकराएंगी ना। तो अगर कुछ इस तरह से इमेज बनती, इमेजिन करो आप इस तरह से बनती इसकी इमेज, इस सरफेस से इस सरफेस से अलग होगा, वो मैं इकट्ठा एक बार में कर रहा हूं भाई। दोनों सरफेस का मिला के फॉर्मूला निकाल तो चुका हूं मैं अभी। इन दोनों सरफेस का मिला के जो फॉर्मूला आता है वो सीधे u और v यूज करूंगा डायरेक्ट। तो ऐसे जाती लाइट इस तरह से। अब यहां पर 90 पे टकरा रही तो आगे भी ऐसे निकलती है भाई, सही बात है कि नहीं।
तो इस पूरे कंडीशन को मैं इससे चेंज कर सकता हूं, क्योंकि इसके बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इन्फिनिट पे जा रही है, मतलब ये तो कुछ फर्क डाल नहीं रही है वाली लाइन, तो बस लेंस ही फर्क डाल रहा है सीधे सीधे। अगर लेंस ने पैरेलल कर दे तो आगे पैरेलल जाती रहेंगे हमेशा, तो इस लाइन का तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 90 पे आगे लाइट की रेस टकराती है कि नहीं। तो अब आप क्या करोगे, मेरी बात ध्यान सुनो। इसमें u क्या है भैया, u तो हो गया आपके पास -x, v क्या हो गया, v हो गया आपके पास इन्फिनिट, है कि नहीं। ये हो गया r1 जो कि आपको दे रखा है 10, तो +10 हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी r2 जो कि हो जाएगी आपके पास इन्फिनिट। बाकी आपको फॉर्मूला पता ही है, दिस कंडीशंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, वही काम कर रहा है। उसने अगर कर दिया पैरेलल लाइट की रेस को, तो फिर ये लाइट की रेस आगे पैरेलल ही रहेंगी, ये वाली जो सरफेस आती भी है कोई फर्क डाल नहीं पाएगी, इसके अंदर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 90 पे आगे टकराती है। समझ के बात। तो अब क्या बन जाएगी कंडीशन, जरा आप ध्यान से देखो। तो किसी लेंस के बोथ साइड अगर मीडियम अलग अलग होते हैं तो फॉर्मूला किस तरह से बनता है, देखो आप ध्यान से। μ3 डिवाइड में v, अभी तो बताया था मैंने, μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r2। ये तो फॉर्मूला बनेगा। लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम ना हो, ये तो फॉर्मूला बनता है जो मैंने लिख दिया है। अब v की वैल्यू क्या है भैया, v तो इनफाइनाइट है ना, अगर लाइट की रेस पैरेलल होती है मतलब इनफाइनाइट पे बनती है, तो v तो इनफाइनाइट, हटा दो उसको तो 0 हो जाएगा। ये v की वैल्यू पुट कर देंगे तो बच्चा u, तो u को लिख देंगे -x, इधर आ जाओ, μ2 3/2 है, अरे μ2 3/2 था ना, -1 और अपॉन में r1 क्या है +10, r2 आपकी इनफिनाइट है तो μ3 और μ2 की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि r2 क्या है आपके पास इनफिनाइट, तो 0 ही आना है। 4/3 माइनस ये इनफिनाइट हो गया, इसको 0 कर देंगे, हटा दो, तो यहां से बच गया आपके पास μ1/x इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। और μ1 की वैल्यू भी क्या है 1 ही तो है, माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, यहां से आपके पास बच जाएगा x इज इक्वल टू 20, क्योंकि μ1 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो 20 सेंटीमीटर पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो इस पूरे सिस्टम के, है ना, तो आपका जो आंसर आएगा, अब जैसे मैंने u -x पहले से मान लिया है, u को -x मान लिया है ना, तो अब सिर्फ x की वैल्यू आ रही है, तो u कितना आया है x 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इस तरफ, u तो माइनस में आएगा ना, तो घबरा मत जाना सर माइनस में क्यों नहीं आ रहा है, x माइनस में आएगा, जाहिर सी बात है। u मैंने खुद ने -x मान लिया है, तो x की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर, तो u कितना आया माइनस, ऑब्जेक्ट तुम्हारी इस तरफ है, इसका मतलब तो माइनस u दे देगा अपने आप। x तो केवल दूरी थी, यहां से यहां तक दूरी 20 आएगी, माइनस का मतलब इस तरफ है, तो आपको इस ऑब्जेक्ट को यहां रखना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रॉम लेंस। जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां पर बन जाएगी, इनफिनाइट पर बन जाएगी। क्लियर होगी बात, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया ये भी। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे ताकि आपको बढ़िया तरह समझ में आ जाए बात। एक क्वेश्चन में सारे मीडियम सब लगा देंगे हम, फिर देखते हैं आंसर क्या बनता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, एक लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है मान लीजिए, और बहुत सारे मीडियम है, इस बार अलग अलग मीडियम आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, ठीक है। तो सारी डिस्टेंसेस मैं आपको लिख देता हूं। ये आपको दे रखी है 78 सेंटीमीटर, अगली वाली दे रखी है आपको 34 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। और अब देखिए यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको इधर, वो दे रखा है 1.1। यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, वो दे रखा है 1.3। इसको μ2 मान लेते हैं, इसको μ1 मान लेते हैं। फिर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3, वो दे रखा है आपको 1.7। क्या दे रखा है भाई, 1.7
1.7 दे रखा है। जो अगला है N4 वो भी आपका 1.7 दे रखा है। और इसके बाद का जो मीडियम है यहां पर दे रखा है μ5, वो 1.1 दे रखा है। वापस से क्या दे रखा है भाई, 1.1 दे रखा है आपको। अच्छा एक मिनट ये 1.5 है, 1.7 नहीं है, इसको 1.5 लिख लेना। μ1 1.1, μ2 1.3, μ4 1.7, ये 1.5 और वो 1.1। इस तरह से आपको ये सारा दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। और जो रेडियस दे रखी है दोनों सरफेसेस की, ये आपको दे रखी है, R1 दे रखी है 10 सेंटीमीटर, R2 दे रखी है 60 सेंटीमीटर। जो इसकी रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और जो इसकी रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वेश्चन में अलग अलग दे रखी है दोनों। अब आपकी एक ऑब्जेक्ट है जो 66 सेंटीमीटर दूर रखी है फ्रॉम दिस सरफेस। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। सभी बच्चे क्वेश्चन समझ गए भैया, अपने आप ट्राई करें, फिर आंसर मेरे से मिला लेंगे बाद में। मैं भी करता हूं, आंसर आप मेरे से मिला लेंगे, आपका आंसर अलग आया कि सेम आया। चलिए बड़ा सा क्वेश्चन है, एक बार में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत सारे मीडियम ले लिए, इससे ज्यादा टफ नहीं बन सकता इस पे क्वेश्चन। ठीक है भाई, इधर भी मीडियम, फिर मीडियम, फिर मीडियम, फिर मीडियम। देखते हैं फाइनल इमेज कहां पर बनेगी। चलिए तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, है ना। सबसे पहले देखो, इसको मान लो आप सरफेस S1, इसको मान लेते हैं सरफेस S2। फिर ये लेंस है, ये लेंस है, इसके दोनों तरफ मीडियम अलग है। तो इस पूरे सिस्टम को तो हम यहां से लेकर इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, जो लेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लेंस विद डिफरेंट मीडिया ऑन बोथ साइड, उसको यूज कर लेंगे। इससे पहले अलग और इसके बाद अलग, तीन फॉर्मूले आपको यूज करने पड़े। एक तो यहां से रिफ्लेक्शन, फिर एक पूरे लेंस, दोनों सरफेस से एक साथ के लिए फॉर्मूला है अपने पास। दोनों सरफेस से एक साथ रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज कहां बनेगी, डायरेक्ट वो निकाल देंगे। फिर ये कहां बनाएगा इमेज, वो निकाल देंगे। 3 बार हम करेंगे प्रोसेस, एक बार यहां से, एक बार लेंस, एक साथ दोनों तरफ मीडियम और दोनों सरफेस का एक साथ ही फॉर्मूला है अपने पास। फिर एक बार ये 3 बार करना पड़ेगा आपको इमेज। पहले इसकी इमेज इसके लिए काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट, फिर जो ये पूरा लेंस इमेज बनाएगा वो इसके लिए काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए तो बात करते हैं फॉर सरफेस 1। फॉर सरफेस फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें तो फर्स्ट सरफेस जो है आपका, देखो मैं अलग से बना के भी आपको प्रॉपर दिखाता हूं। ये फर्स्ट सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है जो इससे 66 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। इसके इधर जो मीडियम है उसको मान लेते हैं μ2 जो कि 1.3 है। इसके इधर जो मीडियम है उसको मान लेते हैं μ1 जो कि 1.1 है। इसकी रेडियस देखी जाए तो इनफाइनाइट आ जाएगी, क्योंकि प्लेन सरफेस है तो रेडियस को कंसीडर कर सकते हो आप इनफाइनाइट। अब कर्व वाला फॉर्मूला लगा देना, बस रेडियस को इनफाइनाइट कर दो यार। यहाँ पे कर्व सरफेस पे फॉर्मूला लगा देते आप, तो ऐसे ही यहाँ पर जो प्लेन सरफेस है उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा सेम फॉर्मूला, बस उसमें r की वैल्यू में इनफाइनाइट पुट कर देंगे। ये प्लेन जो लाइन होती है उसकी रेडियस होती है इनफाइनाइट, वो कभी मुड़ती ही नहीं है, तो मुड़ेगी नहीं, सर्कल नहीं बनेगा, तो इनफाइनाइट रेडियस माननी पड़ेगी उसकी। अब रेयर से डेंसर में चूंकि लाइट गिरे जाती है, और रेयर से डेंसर वाला जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, डेंसर होता है v के ऊपर, तो μ2/v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है μ2 माइनस μ1 बाई r। तो r हो गया भैया आपका इनफाइनाइट। क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो यहां से देखें क्या आ जाएगा, μ2 कितना है, μ2 आपके पास 1.3 है, तो 1.3 डिवाइडेड बाई v तो निकालना ही है। μ1 कितना है 1.1 और डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -66 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r चूंकि इनफाइनाइट है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अरे r भैया इनफाइनाइट है ना, तो r 1/∞ 0 है, खत्म कर, इधर ले चलो। 1.3 इज इक्वल टू 1.1 अपॉन में 66 माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वापस जाके फिर माइनस। यहां से अगर हम v निकालते हैं तो फॉर्मूला आएगा 1.3 मल्टीप्लाई 66 अपॉन में 1.1, ये लो, ये आ गया 13 मल्टीप्लाई 66 अपॉन में 11। 13 मल्टीप्लाई 66 अपॉन में क्या आ जाएगा भैया
11 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? माइनस और लगा देंगे, माइनस यहां पर भी और माइनस आपका यहां पर भी लगेगा ना, ये माइनस भी था। इस हिसाब से आपका v आ गया -78 सेंटीमीटर। क्या आ गया भैया? -78 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। अच्छा, माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है कि जो सरफेस थी उससे जिस तरफ ऑब्जेक्ट थी उस तरफ इमेज बनेगी, तो इस सरफेस के इस तरफ इमेज बनेगी और दूरी पर बनेगी। तो इमेज जो आपकी बनती है वो कहां बनती है? आप देखो ध्यान से, इमेज जो बन रही है वो यहां कहीं बन रही है, आई। और इमेज जो बन रही है, पहली इमेज वो I1 कहां बन रही है? 78 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस। ऐसे तो हो रहा है। तो लेंस से दूरी क्या हो जाएगी? 78 ये और 78 ये। तो लेंस से जो दूरी हो जाएगी I1 की वो 78 प्लस 78 हो जाएगी। और जो लाइट की रेज आएंगी वो μ2 से आएंगी इस पे और वापस जाएंगी μ4 में। फाइनली इस लाइन से हो चुका है ना, तो इस लाइन को मिटा देंगे और सारा सरफेस आप मान लेंगे μ2 है। अरे इस μ1 की जरूरत जब तक थी तब तक ये लाइन थी। जैसे इमेज बन गई I1, वो तो μ3 से इमेज बनेगी ना, लाइट रेज में जाएंगे वापस मिलाऊंगा तभी तो वर्चुअली। तो लाइट रेज इसमें जो पहुंचती है वो μ2 1.3 की वजह से पहुंचती है। तो आप इस पूरी लाइन को मिटा दो, सब जगह μ2 ही लिख दो, अभी μ1 मत लिखना, और सीधे इमेज दूरी मान लो यहां से यहां तक कितनी है। तो पहला तो हमने कर दिया सॉल्व फॉर फर्स्ट सरफेस। इसको मैं मिटा देता हूं, जगह वैसे भी कम है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, पूरा आपने नोट तो कर ही लिया होगा। इसको हटा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब हम यहां पे लिख देंगे image I1 acts as an object for lens। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं केवल लेंस की। इस तरफ μ3 है, इस तरफ μ4 है और ये खुद है आपका, ये μ2 है, ये है μ3 खुद। ये तो कंडीशन बनेगी। अब इसके सामने जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम हो जाएगा I1। क्या हो जाएगा भैया? I1, जो कि इससे 78 कितना हो गया? 156। कितना हो गया भैया? 156। तो 156 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगी लेंस से ऑब्जेक्ट। I1 ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज जो बनेगी वो I2 लेंगे हम, ये तो लेंगे। तो फॉर लेंस कर रहे हैं हम। U कितना हो गया आपका? -156 सेंटीमीटर। R1 दे रखा है, प्लस में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। R2 जो है आपका वो माइनस में आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये तो आएगा, देख लो एक बार आप, वैल्यू चाहिए थी। R2 कितना था? 60। ठीक है, और बाकी जरूरत तो है नहीं, तो V निकालनी है। U दे दिया, R1 दे दिया, R2 दे दिया, बाकी आपको फॉर्मूला तो पता ही है। तो जब अलग अलग मीडियम होते हैं बोथ साइड, तो फॉर्मूला किस प्रकार से आता है वो आप देखो। लास्ट वाला यहां लिखते हैं μ4 अपॉन में लिखा जाता है V माइनस पहले वाला, μ2 अपॉन में लिखा आता है U, फिर क्या आता है? μ3 माइनस μ2 R1, μ2 माइनस μ3 माइनस μ2 आएगा। एक मिनट रुकिए, μ3 माइनस μ2 अपॉन में क्या आएगा भैया? R1। फॉर्मूला आप देख लो, नाम ही चेंज किया। यहाँ पर μ1 था, यहाँ पर μ2, यहाँ पर μ3, तो नाम हो गया μ2, μ3, μ4। इसको μ2 कंसीडर कर लो, इसको μ1, इसको μ4 दिमाग में, और फॉर्मूला आपके पास जो था उसी को लगा दो। प्लस μ4 माइनस μ3 अपॉन में R2 विद साइन रख दो इसी फॉर्मूले में, जो भी चीजें निकल कर आ जाएगा आंसर। तो भैया μ4 कितना है? μ4 आपका 1.7 है, अपॉन में भी तो हमें निकालना ही है। μ2 कितना है? 1.3 है। U कितना है? -156 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जरा देखो, ये चीज आपको यहां रखनी थी ऊपर। ठीक है, जगह है मैं उसको ऊपर ही देता हूं ना। ये
μ4 माइनस μ3। μ3 कितना है 1.5, 1.5 माइनस 1.3 डिवाइडेड बाई प्लस 10 आ जाएगा। μ4 आपका 1.7 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा -60 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा भैया -60 आ जाएगा। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो मैं आप सॉल्व खुद ही कर लेंगे, मैं भी बता रहा हूं कितना आ रहा है। डायरेक्ट इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। v आएगा आपका 340 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आएगा। तो v जो आ रहा है वो कितना आ रहा है प्लस 340 सेंटीमीटर। अरे कितना आ रहा है भैया प्लस में 340 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब इधर कहीं बनेगी इमेज, जो इसकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इधर कहीं बनेगी। कितनी दूरी पर, यहां कहीं। ये हो गया I2 जो कि आ रही है आपके पास 340 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है 340 सेंटीमीटर प्लस में। तो प्लस का मतलब उस तरफ बन रही है जैसे मैंने बना दिया एग्जैक्टली। क्लियर होगी बात। चलिए तो I2 की भी बात हमने कर ली। अब इसको मिटा दूं, कैलकुलेशन जितनी भी थी आप कर लेंगे खुद ही। ये भी नोट कर ले, इसको हटा देता हूं मैं। तो 340 सेंटीमीटर पे लेंस में प्लस क्या आई थी, मतलब लेंस के अदर साइड, माइनस क्या तो लेंस के सेम साइड इधर ऑब्जेक्ट थी। तो भैया अब जो इमेज बनती है फाइनली आपके पास वो बनती है यहां कहीं इस जगह, जो I2 है। अरे जो क्या है भैया I2 है। लेकिन देखो ध्यान से, लाइट की रेस चलेंगी ऐसे। मैं आपको एक लाइट की रेस चला के दिखाता हूं। जैसे पहले इधर गई 90 पे जाएंगे तो कोई रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, तो इस तरह से निकलेंगी। आपको ये एरो याद रखनी, बाकी ऊपर एरो मत लो आप। 90 पे जाएगी सीधी निकलती है कि मतलब पहले यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां जाएगी। ये जो I2 है ये एक्ट करेगी एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इन लाइट इधर जा रही होंगी, इसके यानी इस वाले के लिए जो लाइट की रेज है वो कैसी है, एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। भाई इंसिडेंट रेज ऐसे आएंगी इस पे, एक ऐसी और एक ऐसी। मेरी बात ध्यान से समझ क्या कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए इस तरह से लाइट रेज आ रही है, यहां पर जाकर मिलती है वो, तो एक लाइट की रेज ये और एक ये। अब इसके तो इंसिडेंट रेज यही है दोनों, ये और ये क्या होती है इंसिडेंट रेज होती। इधर तो मिलती नहीं, इधर नहीं मिलती, मतलब क्या होता, इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ रखिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट काउंट होगी वो। फॉर्मूला आपका वही लगाना है आपको, उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं इस चीज को। अब इस सरफेस से दूरी कितनी बचेगी, इस लेंस से 340 की दूरी पर है ये इमेज जो I2 है। तो यहां लिख देंगे हम फिर से बात, ये इमेज I2 acts as an virtual image for surface S2, surface S2। अब इस सरफेस के एक तरफ मीडियम अलग और एक तरफ मीडियम अलग है, इधर डेंसर है इधर रेयर है, और डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट की रे। किसमें जा रही है भैया, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर जाती है लाइट की रेस। तो डेंसर से रेयर में जब लाइट की रे जाती है तो रेयर मीडियम वाला ऊपर लिखना पड़ता है आपको V के। तो यहां पर जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा μ5/v। अरे डेंसर से रेयर में जब लाइट की जाएगी तो यहां पर V के ऊपर आता है रेयर मीडियम, और रेयर से डेंसर में जाती है तो V के ऊपर आता है डेंसर मीडियम। इतना याद करना है, बाकी फॉर्मूला आपका वही रहेगा। अब जो रेडियस रहेगी इसकी, देखो फिगर कैसा बन रहा है मैं आपको समझाता हूं। पहले फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका। लाइट की रे जो है वो तो ऐसे ट्रेवल कर रही है, इधर से कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही होंगी। ये हो गया आपका वर्चुअल V, सॉरी U, V निकल गया मुझसे। ये आपके पास है ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है I2 है। ये सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट काम कर रही है, वो भी वर्चुअल। लाइट कुछ इस तरह से आती होंगी, वहां पर जाकर मिलती होंगी। अब चूंकि जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी, ये 34 थी, यहां से 340 दे रखी है, तो ये बचेगी आपकी 340 प्लस 340 माइनस 34। ये तो बचेगी डिस्टेंस 340 माइनस 34 आपकी डिस्टेंस बचेगी। इधर जो मीडियम है उसका नाम दे रखा है μ4, इधर जो मीडियम है उसका नाम दे रखा है μ5। अब डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही है लाइट की रेस। कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर में। देखो लाइट की रेस मैंने बना के दिखाई है आपको। यू यहां पर कैसा रहेगा,
तो यू लेना पड़ेगा आपको पॉजिटिव, क्यों भैया उस तरफ है ना, राइट वेव जिस तरफ चल रही है उस तरफ ही यू है तो प्लस में आएगा, इधर होगा तो माइनस, इधर होगा तो प्लस। 340 माइनस 34 करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 306 सेंटीमीटर। यू आ गया। आर जो है वो तो इनफाइनाइट रहेगी क्योंकि प्लेन सरफेस है, कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो आर को हमें इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। डेंसर से रेयर का जो फॉर्मूला है उसमें रेयर मीडियम ऊपर आता है तो फॉर्मूला इस तरह से रहेगा इसका, μ5 अपॉन में v माइनस μ4 अपॉन में u इज इक्वल टू μ5 माइनस μ4 अपॉन में r। r तो इनफाइनाइट है, हटा दो उस सिस्टम को, तो हटाओ। μ5 कितना है 1.1 अपॉन में v माइनस μ4 जो है 1.7 था और अपॉन में 306 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि r की वैल्यू क्या इनफाइनाइट है। ये तो कंडीशन बन रही है। अब इसको हटा दो, पूरी चीज को हटा दो फाइनली, इस फिगर जरूरत तो है नहीं, हटा दो उसको पूरे फिगर को ही सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा जरा देखते हैं एक बार। तो ये हो गया आपका एक तरह से v इज इक्वल टू फाइनली ये इधर ट्रांसफर होगा, इधर 1.1 और प्लस में रहेगा मल्टीप्लाई 306 अपॉन में 1.7, हटा दो इसको, तो 11 मल्टीप्लाई 306 डिवाइडेड बाई 17। तो देखते हैं कितना आ जाएगा, 17 या 34, 17 बन जाए 17 आ जाएगा ये 136। ये जो सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा लगभग ये आ जाएगा 198 सेंटीमीटर। 17 बन जाए 17, 13, 136 बचेगा, है ना। तो 11 मल्टीप्लाई 18 आ रहा है ऊपर, 17 से 18 का मल्टीप्लाई करो 306 आता होगा, ठीक है, कट जाएगा इससे 18 टाइम्स ये, तो ये आ जाएगा 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 198 सेंटीमीटर बी प्लस में आया है। मतलब सेकेंड सरफेस से, ये जो सरफेस थी S2 इससे 198 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी आपकी फाइनल इमेज। ये है आपके पास फाइनल इमेज जिसका नाम हम रख लेंगे आई। सरफेस S2 से 198 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर बनेगी आपकी फाइनल इमेज। फ्रॉम लेंस, तो लेंस से आप निकाल सकते हो 198 और प्लस 34 ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में एक्चुअली लेंस से पूछी थी, मैंने आप सीधे S2 से निकाल दिया। फ्रॉम लेंस अगर देखें, जो डिस्टेंस थी वो लेंस से पूछी गई थी क्वेश्चन में, ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया। तो लेंस से देख लो, लेंस से कितनी आ जाएगी 198 प्लस 34, तो 12, 3 9 12 और 13 232 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अलग अलग मीडियम दे रखे हो अगर आपको बोथ साइड, तो आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन जैसे मैंने आपको अभी बता और समझा दिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जैसे मैंने अभी करा दिया आपको। क्लियर है बात? तो ये था भैया आज का वीडियो लेक्चर, जहां पर मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो लेंस विद डिफरेंट मीडिया ऑन बोथ साइड था। फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, फॉर्मूला क्या रखना है, अब एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। याद रखना है आपको हमेशा इस तरह से, ये μ2 है, ये μ3 है और ये μ1 है। तो उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनता है भैया, μ3 अपॉन v, इस वाले को हमेशा v के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, यहाँ पर μ1 अपॉन u, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई r2। ये चाहे कोई डेंसर हो चाहे कोई भी रेयर हो, आपका फॉर्मूला यही बनता है, अलग नहीं बनता, वो घबराने की जरूरत नहीं है।
चाहे डेंसर हो चाहे रेयर, चाहे ये डेंसर हो चाहे ये डेंसर हो चाहे ये डेंसर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला आपका ये बनेगा, बस साइन अपने आप चेंज जाएंगे, अपने आप जब आप वैल्यू पुट करोगे तब इनकी। R1 इस केस में कैसी आएगी भैया, कॉन्केव के लिए भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला चेंज नहीं होगा भैया, कॉन्केव के लिए भी आपका सेम ही फॉर्मूला वैलिड है, μ1 μ2 और μ3 दे रखा हो, ये रेडियस आपको दे रखी है R1, ये दे रखी हो R2, तो सेम फॉर्मूला फॉर बोथ लेंसेज इज वैलिड, ये दोनों ही लेंस के लिए आपका सेम फॉर्मूला रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, इस केस में भी और इस केस में भी। R1 R2 इनके साइन लेने पड़ेंगे, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन आपको लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर R1 क्या है, प्लस में है, R2 क्या है यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर R1 माइनस का है और R2 क्या है प्लस में है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, छोटी मोटी बातें। यू तो आपकी माइनस में होगी अगर इस तरफ होगी, रियल होगी यू तो माइनस में, और वर्चुअल होगी ऑब्जेक्ट तो प्लस में लेनी है, रियल होगी ऑब्जेक्ट तो माइनस में, वर्चुअल होगी तो प्लस में। इमेज अगर रियल बनेगी तो प्लस में आएगा भी, और वर्चुअल बनेगी तो माइनस में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा के लिए, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। तो ये था भैया आज का वीडियो लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन काफी पूछे आते हैं, तो आपको शॉर्ट फॉर्मूला मिल गया, आप सीधे इस फॉर्मूले को याद करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, लेंस के दोनों तरफ अगर मीडियम सेम ना हो तो। क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करूंगा वो काफी लंबा टॉपिक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में उसको मैं कवर नहीं कर रहा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसे कवर कर लूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेंस का ही टॉपिक रहेगा, पावर ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस हम सॉल्व करेंगे उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।